डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूनियन लेजिस्लेटिव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हर देश में कानून बनाने की संस्था होती है और जो कानून बनाने की संस्था होती है उसे हम लोग लेजिस्लेटिव बॉडी के नाम से जानते हैं। हर देशों में इसका अलग अलग नाम होता है। हमारे देश में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको पार्लियामेंट यानी संसद कहते हैं। तो इसी को आज डिस्कस करना है और इसके साथ साथ ये भी आपके पास बात रहनी चाहिए कि हम लोगों ने फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और इस कारण से जिस तरीके से यूनियन के लिए एक अलग लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसी तरीके से हर राज्यों के लिए भी एक अलग लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले के क्लास में हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव को देखा था। अब यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव बॉडी को देखेंगे और उसमें जो उसका नामकरण है वो है पार्लियामेंट यानी संसद। तो जहाँ तक संघीय व्यवस्थापिका का बात है, यानी यूनियन लेजिस्लेटिव तो इसे हमारे देश में संसद यानी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ऐसा करते हैं कि हम चले जाते हैं, ठीक है, और पढ़ लीजिए बढ़िया से। और इस पार्लियामेंट के बारे में जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो जैसा कि पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इसका प्रोविजंस भाग 5 में जो आर्टिकल है वो 79 से लेकर करके 122 तक है। 123 भी लेजिस्लेटिव प्रोविज़न ही है, लेकिन ये लेजिस्लेटिव प्रोविज़न एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। यानी 123 के द्वारा राष्ट्रपति जो कार्यपालिकीय प्रधान है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करता है। इसलिए 1 to 3 नंबर का जो आर्टिकल है वो एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में जाना जाता है। जो प्योर लेजिस्लेटिव पावर है उसका 79 से लेकर के 122 तक उसका विवरण है। अगर अध्याय पूछिए, चैप्टर्स भी इसमें होते हैं ना, भाग जो 5 है उसके अध्याय 2 में इसका वर्णन है। कुल 4 अध्याय है भाग 5 में। एक में आपको लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हो गया, 2 में आपको लेजिस्लेटिव हो गया, 3 में आपको जुडिशियरी है और 4th में जो है अटॉर्नी जनरल है। तो ये कुल 4 पार्ट में भाग में बटा हुआ है, आपको भाग 5 अध्याय में बटा हुआ है, सॉरी। और उसमें से अध्याय 2 जिसमें 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल है, ये पूरा का पूरा यूनियन लेजिस्लेटिव से रिलेटेड है। उसमें है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो गठन कैसे होता है, दोनों का कंपोजिशंस क्या है, इसके सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, या फिर इसका सत्र कैसे बुलाया जाता है, कैसे विघटित किया जाता है, दोनों सदनों के जो पदाधिकारी हैं जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसको पद से हटाया कैसे जाता है, उसके वेतन कितने हैं, सांसदों के कितने वेतन हैं। इसके साथ ही साथ आप
गणपूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, कोरम के बारे में पढ़ेंगे। फिर 101 के बाद शुरू जो हो जाता है वो जनरली जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है कि कैसे कोई कानून बनता है, उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है, ये सब 122 तक सारी की सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आर्टिकल को घर पर धीरे धीरे याद करते रहिए। अब देखिए, अगला जो इंट्रोडक्शन में हम लोग को लेना है वो ये कि जो भारतीय संसद है वो ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर पर आधारित है। अब ये क्या है वेस्टमिंस्टर मॉडल? तो ये एक पार्लियामेंट्री मॉडल है। और एक आइडियल पार्लियामेंट्री मॉडल है। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करना चाहते हैं आपसे कि वर्ल्ड में कहीं भी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, सारे के सारे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है ब्रिटेन से, क्योंकि विश्व में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का ओरिजिन ही वही हुआ है। और उसका एक अलग सरकमस्टांसेस है कि सबसे पहले 1215 ईस्वी में राजा जैन के समय में पहला डेमोक्रेटिक वर्क हुआ था, लोकतांत्रिक काम हुआ था। और वो काम क्या हुआ था कि राजा जैन ने ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, जिसको लोगों के अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ ही होता है अधिकार पत्र। तो जो राइट्स ब्रिटिश किंग ने ब्रिटेन के लोगों को दिए थे पहली बार, इसके पहले 1215 में जनता का कोई अधिकार नहीं होता था पूरे वैश्विक स्तर पर, क्योंकि हर जगह मोनार्कियल एटीट्यूड था, राजा जो चाहता था वही करता था। तो पहली बार जनता के अधिकार की बात जिस देश में हुई वो ब्रिटेन था, और जो राजा था वो राजा जैन था, उसने कुछ अधिकार दिए, इसलिए अधिकारों का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जितने भी देशों में जनता को अधिकार दिया गया वो वहाँ का मैग्ना कार्टा हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि भारत में 1858 में महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी वो भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश क्वीन ने जो है भारत के लोगों को ब्रिटिश प्रजा कहा, और ये एश्योरेंस दिया, ये आश्वासन दिया कि उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा या उनको भी वही राइट्स होंगे जो ब्रिटिश प्रजा को होते हैं। तो इस तरीके से महारानी का डिक्लेरेशंस जो था वो भारत का मैग्ना कार्टा था। बात समझ में आ रही है? फिर इसी तरीके से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस में जब बना तो बिल ऑफ राइट्स दिया गया, वो जो वहाँ के लोगों का अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। तो बात यहाँ से शुरू हुई। हम ये कहना ये चाहते हैं, लोकतंत्र में अगर जनता को अधिकार नहीं हो तो फिर लोकतंत्र नहीं है। ये सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड हम पार्लियामेंट का, ये डेमोक्रेसी का देख रहे हैं, उसकी बुनियाद ही राइट्स पर पड़ा है। अब उसके बाद 1688 का समय आता है, 1688 का। इस समय ब्रिटेन में घटना घटती है जो विश्व इतिहास में अक्सर चर्चा का विषय रहता है पढ़ने के क्रम में, और ऑब्जेक्टिवली भी वो चीज पूछी जाती है, और वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशंस, गौरवपूर्ण क्रांति। आमतौर पे क्रांति शब्द जैसे ही हम लोग के जुबान में से निकलती है, ये जहन में आता है, तो एक तस्वीर उभर आती है कि खून खराबा होगा, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई होंगी, बम फोड़ा गया होगा, एक अनार्की की स्थिति होगी, तभी हम क्रांति कह सकते हैं। क्रांति का ये परिभाषा पूरी तरीके से गलत है। क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन, टू चेंज। अगर परिवर्तन किसी भी चीज में हो रहा है, किसी भी सेक्शंस में हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि क्रांति है। जैसे हमारे भाई साहब
पहले जो है वो अजब ढंग से आते थे। अब जो है हमने कहा तो इनमें परिवर्तन आया, तो क्या हुआ, इनमें क्रांति आ गई। अब पहले से ज्यादा स्मार्ट देखने लगते हैं। तो जो परिवर्तन हुआ इनके पास, इनके व्यक्तित्व में, ये क्या हुआ, एक क्रांति हुई। कोई गांव देहात में लड़का है जैसे तैसे रहता है, लेकिन एक बैग आपको कोट पैंट सूट बूट और चश्मा गोगल सब कुछ लगा करके आपके पास आ जाए, तो आप अपने उस मित्र को क्या बोलिएगा? अनायास ही आपके मुंह से निकल जाए कि तुम्हारे अंदर तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। बोल देते हैं लेकिन जानते नहीं। तो हम इसे एग्जाम्पल दे के आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप महसूस कीजिए इस बात को कि क्रांति का मतलब सिर्फ मारा काटी नहीं होता है, खून खराबा रक्त बहाना नहीं होता है। वो भी होता है, हम ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जनरली तौर पे आप देखिए बॉल्शेविक क्रांति हुई तो खूब खून बहे, ऐसी बात तो नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं बहा, लेकिन सिर्फ उसी को बोलते हैं, ये भी गलत है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कौन सा खून बहा? एक कतरा नहीं बहा, लेकिन रेवोल्यूशन बोल रहे हैं क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन हुआ। या फिर बॉल्शेविक क्रांति हुई, खून बहा, लेकिन खून बहने से क्या हुआ? तो वहां के शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के कारण हम उसको क्रांति बोल रहे हैं, ना कि खून बहने के कारण क्रांति बोल रहे हैं। तो इस बात को समझिए। तो खैर, क्या हुआ था ग्लोरियस रेवोल्यूशंस में? तो ग्लोरियस रेवोल्यूशंस में हुआ था ये कि पहली बार वहां के किंग ने, यानी ब्रिटेन के किंग ने कहा कि अब हम जो शासन करेंगे तो अपने मर्जी से नहीं करेंगे, बल्कि जनता का प्रतिनिधि होगा। उस प्रतिनिधि जो एडवाइस करेगा हमको, उस एडवाइस के मुताबिक हम शासन करेंगे। तो इसके लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इलेक्शन हुआ। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उससे पूछ करके वो शासन करने लगा। अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो थे वो सिर्फ नोबल क्लास के लोग थे। बात समझिए। फिर जरूरत महसूस हुई कि नहीं, आम जन का भी सदन होना चाहिए, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेवलप हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि साहब ये बहुत ज्यादा संख्या हो गई, तो ठीक है ये लोग कानून बनाए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट हम नहीं करेंगे। तो उसके जगह पर जो है वो कैबिनेट उसी में से बना, काउंसिल उसी में से बना। राजा न्याय भी करता था, पता है कि नहीं आपको? तो बोला कि हम न्याय भी नहीं करेंगे, तो उसके लिए प्रीवी काउंसिल बनी, जो वहां की सुप्रीम बॉडी थी जुडिशियरी की। तो ये सब हम बता रहे हैं इसलिए कि सब ग्रेजुअली हुआ। अब ग्रेजुअली होता चला गया तो यही संस्था पावरफुल बन गई ब्रिटेन में। चाहे एग्जीक्यूटिव हो या चाहे जुडिशियरी हो, ये दोनों के दोनों जो है वहां के पार्लियामेंट, वहां के संसद के अधीन हो गए, और वहां का संसद ही सुप्रीमो हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ वो थोड़ा समझिए। एग्जीक्यूटिव पूरे के पूरे उसके अधीन है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो अकाउंटेबल होगा वहां के लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशंस पास कर देता है तो उस सरकार को, उस एग्जीक्यूटिव को त्यागपत्र देना पड़ेगा, यह हट जाएगा। तो इस तरीके से पूरा अधीन किसके अंदर आ गया? एग्जीक्यूटिव। अरे लेजिस्लेटिव बोलिए आप, लेजिस्लेटिव के अंदर, सब व्यवस्थापिका के अधीन। अब जुडिशियरी से थोड़ा सा तुलना कीजिए। तो जुडिशियरी का इस सेटअप में जो ब्रिटेन में डेवलप हुआ वेस्टमिंस्टर मॉडल पार्लियामेंट का, तो इस सेटअप में उसको सिर्फ ये अधिकार था कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिए हैं, जजमेंट उसी के अनुसार हम देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से कोई जजमेंट देता है तो वो अपने शपथ के खिलाफ काम करेगा, ओथ के खिलाफ काम करेगा। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं।
पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया, जो कानून बनाया, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। तो इस ढंग से वहां की जुडिशियरी पूरी की पूरी किसके अधीन है? पार्लियामेंट के अधीन। तो ये दो रिलेशन बताया। एक रिलेशन पार्लियामेंट का पीपुल के बीच में भी है। पीपुल के बीच में क्या है कि राज को एक्सप्लॉइटर माना जाता है, इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स राज के खिलाफ जनता को दिया जाता है। तो क्या ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स जनता को दिया? तो जैसे हमारे देश में और अमेरिका में बजाते तौर पर रिटन रूप में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजंस है, वैसे वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी फंडामेंटल राइट्स वहां के लोगों को है। कैसे? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जिस काम से पार्लियामेंट ने मना किया है, जिस काम से पार्लियामेंट ने कानून के माध्यम से मना किया है, उसको छोड़ करके बाकी सब फंडामेंटल राइट्स है वहां के पीपल के। नहीं, वहां के कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, वहां के जो सिटीजन्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि रोड पर दाएं चलना चाहिए, ये कानून बन गया, तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, आपको दाएं चल नहीं होगा। बाएं चलिएगा तो पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन दूसरी तरफ बीच है, तो बीच पर कोई कानून नहीं बना कि बीच पर दाएं चलना है कि बाएं चलना है, जो समुद्री किनारा है। तो वहां हर तरीके से आपको घूमने फिरने की आजादी है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। क्योंकि बीच के बारे में कोई लॉ ही नहीं बना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो प्रतिबंधात्मक प्रोहिबिटेड एक्ट नहीं है जिस कॉन्टेक्स्ट में, वही वहां के लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार। हम इतनी लंबी चौड़ी भाषण क्यों दे रहे हैं? सिर्फ एक वजह से, और वो वजह क्या है कि हमने लिख दिया है कि ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पे आधारित है। कहां? इंडियन पार्लियामेंट। अब आप फैसला कीजिए कि क्या टोटल का टोटल हमने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल अपना लिया है? नहीं। तो आप बताइए कि कौन कौन से चीज को अपनाया है, कौन कौन से चीज को नहीं अपनाया है? अपनाया है क्या हमने? वेरी गुड। अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स लोअर हाउस, यानी कैबिनेट अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स लोअर हाउस, ये टोटल हम लोगों ने अपनाया है। इलेक्टेड लोअर हाउस, डायरेक्ट इलेक्टेड लोअर हाउस, पूरा पूरा हम लोगों ने अपनाया है। एक फिक्स पीरियड, पूरा पूरा हमने अपनाया है। अपर हाउस परमानेंट, हमने पूरा पूरा अपनाया है। लेकिन दूसरी तरफ जुडिशियरी का अगर कंटेक्स्ट ले तो हमने नहीं अपनाया है। वहां जुडिशियल रिव्यू नहीं है, हमारे यहां है। तीसरी तरफ जो अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है, तो वहां फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यहाँ के जनता के पास फंडामेंटल राइट्स है, यानी यहाँ पीपुल स्ट्रांग है, स्टेट स्ट्रांग नहीं है। और ब्रिटेन में क्या स्ट्रांग है? स्टेट, क्योंकि उसका डेवलपमेंट मोनार्की से हुआ है। हमारे यहाँ लोकतंत्र का डेवलपमेंट मोनार्की से नहीं हुआ है। बात समझिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र का डेवलपमेंट स्वतंत्रता संघर्ष से हुआ है। ये जितने पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हैं, ये 1947 के बाद नहीं बना है। ये 1947 के पहले बन चुका था, पार्लियामेंट भी बन चुका था, इलेक्शंस भी हो गए थे। तो हमने छीन करके लोकतंत्र को लिया है, हमने छीन करके पार्लियामेंट्री व्यवस्था लिया है। कोई हमको भीख में नहीं मिल गया है, इसके लिए हम लोगों ने कड़े संघर्ष किए। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का हूबहू अंधा अनुकरण, यानी ब्लाइंड अडोप्टेशन नहीं है, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अलग नेचर का है और हमारा पार्लियामेंट जो है एक स्पेसिफाइड नेचर का है, विशेषीकृत प्रकृति का है, जो विश्व के हर संसदीय व्यवस्था से अलग है। क्योंकि इसमें वेस्टमिंस्टर के कुछ गुण भी हैं, तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट के भी, यानी अमेरिका के भी कुछ गुण हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स। तो ये बातें, इतनी बातें हमें आपको पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में हमें समझाना काफी जरूरी था।
जस्ट ए मिनट, एक सेंटेंस बोले, ताकि आपको जो है वो भारतीय संसद का एक विशेषीकृत स्पेसिफिक आइडियाज जो है वो आपके पास रहे, और तब अंदर पढ़िए तो आपको सारी बातें समझ में आवे। हाँ बोलिए। कहाँ, बिल्कुल गलत। ब्रिटेन में फेडरेशन है ही नहीं है, यूनिटरी सिस्टम्स है। आपका शब्द ही गलत है, और ये बहुत पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं। ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था का देश है, यूनिटरी टाइप ऑफ कंट्री है, मतलब वहां सिर्फ एक ही सरकार है। ब्रिटेन में फेडरेशन नहीं है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं, मतलब वहां दो सरकारें नहीं है, प्रांतों में इलेक्शन नहीं होते हैं, वहां प्रांतों की इंडिपेंडेंट कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। प्रांत हैं, चलते हैं गवर्नर से, लेकिन गवर्नर पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर्स के अधीन होता है, और उस प्रांत का जो जितना कानून है वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनता है। तो इसलिए यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे कंफ्यूज कर गए आप? ये तो प्रश्न नहीं, ये तो क्लास लिया हुआ था। हम इसीलिए एक एक पांव फूक फूक कर रखते हैं कि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब देखिए, अगला टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वो है संसद का गठन। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। संसद के गठन से संबंधित जो आर्टिकल है वो 79 है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट होंगे उसके 3 अंग होंगे। कितना? 3 ऑर्गन होगा। कौन कौन ऑर्गन होगा? तो इसका जो पहला ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे राज्यसभा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेयर बुक में, सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लोकसभा, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते होंगे, ऐसा बात नहीं कि कोई नई बात हमने बताई आपको। इसमें नयापन क्या है वो देखिए आगे, और ये भी आप जानते ही होंगे, लेकिन उससे जो संबंधित प्रश्न होगा, जो रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, उसमें आपकी परीक्षा होगी कि आप कितना जानते हैं। तो राज्यसभा को उच्च एवं प्रथम सदन बोलते हैं। यानी अपर एंड फर्स्ट हाउस।
और लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न एवं द्वितीय सदन। ठीक है? नहीं, उल्टा कर दिए, गलत हो गया। यहां होगा उच्च एवं द्वितीय सदन, अपर एंड सेकंड हाउस, और यहां होगा निम्न एवं प्रथम सदन, यानी लोअर एंड फर्स्ट हाउस। ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर राज्यसभा को उच्च सदन एवं द्वितीय सदन यानी अपर हाउस एंड सेकंड चैम्बर क्यों बोलते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन और प्रथम सदन क्यों बोलते हैं, फर्स्ट हाउस क्यों बोलते हैं? ये भी आप जानते होंगे कि ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि क्यों बोलते हैं? आखिर बेस क्या है, आधार क्या है? बोला ही नहीं जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, यही है। बोलिए, आप भी बोलिए, इसको आप जानते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है? ठीक है, हाँ। बोलिए, यहाँ बोलने की पूरी आजादी है, उस पर कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए कि आप कुछ नहीं बोलिएगा तो फिर याद कैसे होगा आपको? बोलिए, आप लोग भी चाहिए तो बोल सकते हैं। हाँ, नहीं, पहले करेक्ट कर लीजिए। लोकसभा को लोअर हाउस बोला, माने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लोअर हाउस क्यों बोला गया? देखिए, सबसे पहले ये तय कर ले, लोअर अपर, ठीक है? तो ये जो दो मामला है ना, ये लोअर और अपर वाला, यानी राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे एज अकाउंटेबल है कि राज्यसभा के सदस्य भी एमपी कहलाते हैं, लोकसभा के सदस्य भी एमपी कहलाते हैं, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 साल की आयु चाहिए और लोकसभा के लिए 25 साल की आयु चाहिए। तो चूंकि राज्यसभा के एज ज्यादा होता है इसलिए ये उच्च सदन हो गया, और लोकसभा का एज कम होता है इसलिए ये निम्न सदन हो गया। इसी आधार पे इसको बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर। किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। उस कंटेक्स्ट में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, क्योंकि बुजुर्ग से पीपल जाहिर सी बात है कम एज के होंगे आमतौर पे। अब दूसरा ये होगा साहब कि ये द्वितीय और प्रथम सदन क्यों बोला गया? राज्यसभा को द्वितीय बोला गया और लोकसभा को प्रथम, तो इसका बेस क्या है, किस बेस पर बोला गया? चलिए समय बचाया जाए हम लोग, इसका बेस पावर है, शक्ति। राज्यसभा के पास कम शक्ति है और लोकसभा के पास अधिक शक्ति।
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो पढ़ते हैं आप लोग, देखिए कहाँ कहाँ क्लास कितना इम्पोर्टेंट है, ये हर क्लास में आपको दिखलाते हैं और यहीं पर से प्रश्न इराइज होता है। अब इस कंटेक्स्ट में ये भी है एक बचा हुआ कि भाई राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का अंग है, तो फिर यहां कैसे टपक गई है? ये व्यवस्थापिका के भी अंग कैसे हो गए? तो कुछ लीगल प्रोविजंस होगा, कुछ पावर होगा, तभी ना जो है इनको बोला जाता है कि ये व्यवस्थापिका के भी अंग है। तो वो क्या क्या पावर है देखिए। सदन बुलाना, सदन को बुलाना, समन द हाउस, उसके बाद क्या, तो 17 अवसान ये राष्ट्रपति ही करते हैं, यानी प्रोरोगेशंस। इसके अलावा लोकसभा का विघटन भी यही करते हैं, लोकसभा का विघटन भी यही करेंगे, यानी डिसोल्यूशंस। इसके अलावा अध्यादेश 1, 2, 3 के तहत यानी ऑर्डिनेंस भी यही जारी करते हैं। और भी बहुत सारी बात है, जैसे बजट इन्हीं की अनुमति से पेश की जाती है, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। जैसे कोई भी धन विधेयक इनकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा, हाँ मनी बिल। जैसे अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सभापति, उपसभापति दोनों एब्सेंट है तो उसके लिए चेयरपर्सन इसी के द्वारा बनाया जाएगा, या प्रोसेस द रेगुलेशंस ऑफ द हाउस के लिए कोई रेगुलेशंस बनाना होगा तो वो भी राष्ट्रपति ही बनाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि राष्ट्रपति का विधायन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। हाँ, एक और पावर बोलना भूल गए कि कोई भी नया इलेक्शंस होगा तो उस इलेक्शंस के बाद जो पहला अधिवेशन होगा पार्लियामेंट को, उसको सबसे पहले जो संबोधित करेंगे वो प्रेसिडेंट। इसी प्रकार से हर साल का जो पहला अधिवेशन होता है उस अधिवेशन को भी सबसे पहले प्रेसिडेंट संबोधित करेंगे, तब अधिवेशन शुरू होगा। तो इन सभी कारणों से राष्ट्रपति जो है वो संघीय व्यवस्थापिका का, यूनियन लेजिस्लेटिव का एक अभिन्न अंग है। आपको क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा का अभिन्न अंग है। तो ये सब जितनी बातें हमने बताई, जो लिखा वो भी, जो नहीं लिखा सिर्फ बोला वो भी, वो सब आपके आंसर स्क्रिप्ट में आना चाहिए। उसको लिखिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको सवाल करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि सब पहले ही क्लास में हो चुका है कि जितना भी राष्ट्रपति काम करेगा 74 के तहत किसके कहने पर करेगा, तो सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा कहेगा। और सेंट्रल कैबिनेट की बात अगर वो नहीं मानता है तो इसका मतलब गैर संवैधानिक काम कर रहा है, उस पर इम्पीचमेंट चल जाएगा। हम इसीलिए सब मुद्दा पहले आपको क्लियर कर चुके हैं, तब मेन टॉपिक पे आए हैं।
एग्जीक्यूटिव से भी पहले ही सब बता चुके, पूरा एक क्लास लिए थे। तो आप लोग ठीक से पढ़ते ही नहीं है, तो हम क्या करें? मिटाऊं? ऑर्डिनेंस, ORDINANCE, ऑर्डिनेंस। अब लग रहे हो अट्रैक्टिव एकदम? अरे अब लग रहा है अट्रैक्टिव? स्टूडेंट लग रहे हो? नहीं? मिटाऊं ना भाई? अब देखिए अगला जो है वो है राज्यसभा की संरचना। Compositions of the Council of State, Council of States। इसका जो एक्सप्लेनेशंस है, प्रोविजंस है, वो है आर्टिकल 80 में। यानी राज्यसभा कैसे बनेगा या राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के कंपोजिशंस में सबसे पहली बात जो ये कही गई है वो ये कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से गठित होगा, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन से इसका गठन किया जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, चूंकि इनडायरेक्ट होगा इसलिए ये अस्थाई होगा। आगे में भी बात आएगी, लेकिन पहले भी हम बोल दे रहे हैं ताकि एक ही साथ पढ़ लीजिए। परमानेंट हाउस होगा, यानी कभी भी ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है। और इसका जो संरचना होगा, यानी जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन करके जो लोग आएंगे उनकी कुल संख्या जो बताई गई है वो 250, ठीक बोल रहे हैं ना? 238 और 12, 50 हो गया। ये जो बटे होंगे कैसे? तो 238 प्लस 12। 238 कहां से? तो राज्य और यूनियन टेरिटरी से। राज्य प्लस के लिख दिया, समझ जाइएगा। और 12 जो है वो मनोनीत होंगे। ये तो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में जो बात लिखी हुई है उसके तहत। जो वास्तविकता है इस संरचना का वो कुछ अलग है। जो वास्तविकता है वो क्या है? अलग है। और वास्तविकता क्या है कि राज्य प्लस केंद्र से, माने केंद्र शासित प्रदेश से जो कुल संख्या होगी वो 233 होगी, ठीक है। और प्लस जो बाकी मनोनीत का नॉमिनेटेड की बात है वो 12 का 12 होगा। इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से वर्तमान समय में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो 250 नहीं होकर के 245 है।
अब ये भी जो 233 है वो दो भाग में बटे हुए हैं। कैसे? 233 में 229 स्टेट्स के लिए है और 4 जो है वो संघ शासित क्षेत्रों के लिए। संघ शासित क्षेत्रों में सभी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, सिर्फ किसको दिया गया है? तो 3 को दिया गया है। 3 में कौन कौन है? तो एक हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया पुदुचेरी और तीसरा हो गया कश्मीर। इसमें भी आप अगर बाइफरकेट कीजिएगा तो 4 में 2 दिल्ली के लिए, एक पुदुचेरी के लिए और एक कश्मीर के लिए। तो ये पूरा कंपोजिशन है किसका? राज्यसभा का। बात समझ में आई? तो ये आपको आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशंस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में आपको बताया गया है। अब इसके बाद का जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना यानी कंपोजिशंस ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 81 है। 81 में हाउस ऑफ द पीपल के कंपोजिशंस का, लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है और इसमें जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसमें है 552। कितने हैं? 552 में 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? 3 भाग में। एक भाग क्या कहलाएगा? स्टेट्स के लिए, इसके लिए 530 है। दूसरा भाग यूनियन टेरिटरी के लिए, संघ शासित क्षेत्र के लिए, इसके लिए 20 है। और तीसरा एंग्लो इंडियन के लिए, ये नॉमिनेटेड होगा, इसके लिए 2 है। इस तरीके से 552 को ये 3 कैटेगरीज में, 3 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? यानी रियल सिचुएशंस क्या है इस मामले में, तो वो थोड़ा इससे हट करके है। और वो क्या है कि एक्चुअली में अभी जो संख्या है वो 545 है। ठीक है? वो कैसे कैसे है? नहीं, 542 हो जाएगा ना, 30 13 543, सॉरी 543 है। कैसे कैसे? तो स्टेट्स के लिए तो यहां ठीक है 530 ही है,
लेकिन यूटी के लिए जो 20 प्रोविजंस था उसके जगह पर 13 ही है। और यहां जो एंग्लो इंडियन की बात की जा रही है तो ये 2009 के बाद 2019 संविधान का 104th अमेंडमेंट होता है 2019 में, और उसमें जो है ये दो जो अधिकार थे ये डिलीट कर दिया गया है। यानी अब एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन का, 2 सदस्यों के मनोनयन का जो बात था वो अब खत्म हो गया है। तो अब एक्चुअल पोजीशन कितना है, तो 530 स्टेट्स में और 13 जो है वो यूटी में। तो इस तरीके से कुल लोकसभा में इलेक्टेड लोगों की संख्या कितनी हो गई, 543। क्लियर? ये सब चौथी अनुसूची जो है उसमें सब लिखा हुआ है। ये जितनी बातें चाहे राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, चौथी अनुसूची में सारी बातें कि किस स्टेट्स को कितना लोकसभा में है, कितना राज्यसभा में है, वो है। इसीलिए बोलते हैं कि बेयर बुक खरीदा कीजिए। बेयर बुक में 4th शेड्यूल भी निकालते हैं तो सब आपको लिस्ट मिल जाता है, और ये आपको बार बार दिखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा जो सिंपल बुक है उसमें गलत दिया हुआ है, तो बेयर बुक से आप उसकी जांच कर सकते हैं कि सही डेटा कौन है। हाँ, कुछ हो रहा है, ले लीजिए ना। भारत का संविधान के नाम से है ना। हाँ, तो ले लीजिए। कब लीजिएगा? मिटाऊं? अब देखिए, अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है नहीं, पहले से नहीं, ठीक है, सवाल पहले से है। क्वेश्चंस जो है वो हर का इंपॉर्टेंस है, और ऐसे आप नहीं पढ़ेंगे तो याद कैसे होगा। जितना हमारे क्लास में जितना सवाल कीजिए उतना नजदीकियां आप में हमें बढ़ती चली जाएगी, और जितना खामोश रहिएगा, वो शेर सुना है ना, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दे। तो पढ़ाई में भी कोहराम होना चाहिए। मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही कोहराम नहीं होता है। पढ़ाई के कोहराम का मतलब ये हुआ कि उसके विषय के जितने पक्ष हैं उन सभी पक्षों पे बहस होनी चाहिए। थंडर ऑफ एजुकेशन कहते हैं इसको, यानी शिक्षा की गर्जना। इस मूड में आइएगा तब आपको शिक्षा बहुत अच्छी लगेगी। और आप जिस विषम स्थिति से गुजर रहे हैं अभी के समय में, कि आपको हम सचेत करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं एक आपके पास अनकही आफत के लिए, ना देखा आफत के लिए, जिसको आप नहीं देख रहे हैं और ना समझ पा रहे हैं। और वो ये है कि 2 पक्ष है। एक पक्ष तो ये है कि जीवन में सबसे अमूल्य चीज, सबसे कीमती चीज कोई है तो वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं होती। अगर आप मैट्रिकुलेशन टू एमए या जो भी कर लिए हो या करेंगे तो इसको एजुकेशन नहीं कहा जा सकता है, इसको सर्टिफिकेशंस कहा जाता है, प्रमाणीकरण बोला जाता है, और कुछ नहीं। असल जो आप मेहनत करके पढ़ते हैं वो पढ़ाई है। तो आपका जीवन एक अच्छा गुजरे
तो उसके लिए ज़रूरी है, सिर्फ नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ज़रूरी है। ये इसका एक पक्ष हुआ एजुकेशन का। दूसरा पक्ष बहुत ही डार्क है कि अभी जो भी लोग एजुकेशन लाइन में हैं, उनका उद्देश्य पहला वाला नहीं है, उनका उद्देश्य दूसरा वाला है कि डिग्री हमको मिल जाए, और उसके लिए एन केन उपाय की सहारा लेते हैं, जैसे चोरी करने की छूट मिल जाए, कोई मेरे बदले में पढ़ दे। हद तो ये हो गई है कि स्कूल का बच्चा, ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? आपको बहुत पते की बात बता रहे हैं, और आंख में आंख मिला करके हमसे बात कीजिए, ताकि आप वो गलती नहीं कीजिएगा अपने घर में कि बच्चा को ही शुरुआत से ही गलत ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या जरा गौर कीजिए तो, स्कूल में होमवर्क दे दिया जाता है और गार्जियन उस होमवर्क को बनाने के लिए एक टीचर रखता है, जिसको एक अच्छा रेमुनेशंस देता है। वो हम तो सुन के ताजुब है, 5,000, अब तो कोई कोई बोलता है कि 10,000 मिलता है। गया ऐसे शहर में प्राइवेट ट्यूटर का, अगर आप डीएवीएन हैं या नज़ारत के टीचर हैं, ये इस तरह का बड़े ब्रांडेड स्कूल के टीचर हैं आप, तो आपको 1 घंटा में 10,000 भी, हम एक आदमी को दिलवाना था, तो हम जब बोले हम सन रह गए। हम बोले अरे उसकी, हाँ इतना दीजिएगा तो हम आएंगे आपके घर पर, वो भी आ जाएंगे तो एहसान कर देंगे। करेंगे आप क्या भाई? तो 15 मिनट तो नाश्ता और चाय पिएंगे आपका, और 15 मिनट जो वो उसको होमवर्क मिला उसको बना देंगे। तो ये चोरी की आदत आप भी सीख करके आए हैं वहां से, क्योंकि आपके घर में भी टीचर आते होंगे पढ़ाने के लिए। ये हुआ स्टूडेंट को जहर पिलाना। हम इसी से सचेत करना चाहते हैं कि आप इस आदत को छोड़िए। जो पीछे करके आए, पीछे के गलतियों को दोहराना बुद्धिमानी नहीं कही जाती है, बल्कि बुद्धिमानी यह है कि अब हम गलती नहीं करें। तो अब अपने लाइफ में बिल्कुल ईमानदार बन के पढ़िए, एक एक चीज को चबा चबा करके पढ़िए। चबा के खाया हुआ खाना हजम होता है, तो उसी तरीके से चबा के पढ़ी हुई चीजें जो है पूरी की पूरी अंदर जाती है और आप विद्वान बनते हैं। तो हम बता रहे थे आपको प्रत्येक आप हैं इंटरेस्टेड हैं? देखिए हैं तो आपको दिलवा देंगे। हम तो एक को रखवाए थे तो ये हो गया। हम घर में नहीं जाते। Reconsideration after every census. तो इसका जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 82 में। ये रिकंसिडरेशंस आफ्टर एवरी सेंसस, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन क्या है? किस चीज का समायोजन? वेरी गुड। तो इसका है कि लोकसभा
के सीटों का समायोजन। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर के समझना होगा कि सीटों का समायोजन यानी रिकंसिडरेशन ऑफ सीट्स जो होंगे, इसका आधार क्या होगा। चलिए आधार बाद में पढ़ाते हैं, पहले समायोजन का दो रूप होगा। कितना? राज्यों के अंदर समायोजन, और दूसरा कि राज्यों के मध्य समायोजन। राज्यों के अंदर समायोजन का मतलब यह हुआ कि कोई एक स्टेट है तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोकसभा के सीट होंगे। जैसे बिहार है तो बिहार में लोकसभा के 40 सीट है, यानी बिहार से लोकसभा के लिए 40 एमपी चुन करके जाते हैं। तो बिहार के अंदर जो 40 निर्वाचन क्षेत्र है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसका बीच जनसंख्या का समायोजन समान होना चाहिए, लगभग समान। पॉपुलेशन डेंसिटी के में हम बात नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के तुलना में पॉपुलेशंस में बहुत अंतर नहीं हो। जैसे मान लिया जाए पॉपुलेशंस बिहार की कितना है, 13 करोड़, तो 13 करोड़ को 40 से भाग दीजिए, तो 40 से भाग देने के बाद कितना आएगा, तो मान लीजिए 20 लाख है, बात नहीं आएगा है? 30-25 लाख, 32 लाख, चलिए तो हम मान लेते हैं 30 लाख, ठीक है। तो अब हर कंस्टिट्यूएंसीज का आबादी माने हर कंस्टिट्यूएंसी को बनाया ऐसे जाएगा कि उसकी आबादी जो है वो हर कंस्टिट्यूएंसी में 30-30 लाख हो, माने कहीं 29 हो गया, कहीं 31 हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा ही नहीं है, लेकिन उसी 30 के आगे पीछे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंस्टिट्यूएंसी 30 लाख की जनसंख्या का बना दें और दूसरा 5 ही लाख की जनसंख्या का बना दें, तो ये गलत होगा। तो ये जो फिक्सेशन हुआ राज्यों के अंदर, वो राज्यों के मध्य भी होना चाहिए। मतलब कि जैसे यहां 30 लाख की जनसंख्या पर एक एमपी बन रहा है, तो दूसरे राज्यों में भी इसी ढंग से बने, तभी जनसंख्या के अनुसार जो है वो सभी राज्यों को सही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। यानी जिसकी जितनी जनसंख्या जिस राज्य की, उसके उतने ज्यादा एमपी लोकसभा में। चूंकि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुना जा रहा है, इसलिए लोकसभा में संख्या बल पर महत्व है, राज्य का महत्व नहीं है। राज्य का महत्व कहाँ है? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार का समायोजन होता है। अब दो प्रकार का समायोजन करने के लिए जो ये समायोजन है, ये करने के लिए एक पद्धति है, एक सिस्टम से, जिसको एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग परिसीमन आयोग। क्या चीज? परिसीमन आयोग, इसको बोलते हैं
स्टेशंस कमीशन। तो अभी हमने क्या कहा कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन करना पड़ेगा, और करेगा कौन? परिसीमन। तो इसका मतलब हर 10 साल के बाद इसको बनना चाहिए। तो क्या बना है? तो देखते हैं कि अभी तक परिसीमन आयोग जो बना है वो 4 ही बना है। 1962 में बना, 1972 में बना है, उसके बाद 1992 में बना है, उसके बाद 2002 में बना है। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, सिर्फ 4 ही बना है। जबकि प्रोविजंस क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। तो यहां तो ठीक हो रहा है कि देश आजाद हुआ तो जनगणना हुआ 51 में, तो उस समय जो बनना था बन गया, फिर फिक्स हो गया, माने कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ही फिक्स कर दिया था कि इतना सदस्य होगा। तो उसके 10 साल के बाद ठीक 62 में बन गया, रिकंसिडरेशन हो गया, फिर 10 साल बाद बन गया। इसके बाद यहां बहुत बड़ा गैपिंग है, 20 साल के बाद हो रहा है। क्या कारण था? हाँ, सोच का तो है ही है, तो कुछ बताइए। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दिया है सरकार ने ना, तो कुछ तो इस बीच में हुआ होगा 72 के बाद। ये तो बात को टालने वाला जवाब हुआ। तो आजकल जैसे हर जगह बात होता है कि बात को टाल दिया जाए, जो भी चीज बोल करके। आपको को तो अभी भी हम समझाएं कि आपको इस लाइन में पूरा का पूरा ईमानदार बनना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप मान लीजिए कि असल जीवन का मजा ईमानदारी में। असल जीवन का मजा माने आप इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, तो आप बेईमानी कर करके एंजॉय नहीं कर सकते हैं। नियमबद्ध तरीके से रह करके ही आप एंजॉय कर। जैसे कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का अस्तित्व कब तक है? जब तक उसके इक्विपमेंट्स नियमबद्ध तरीके से उसमें लगे हुए हैं, तभी वो अच्छा चलता है। थोड़ा सा फॉल्ट आ गया तो गड़गड़ गड़गड़ करने लगता है, और करते करते बंद हो जाता है, फिर किक मारते रहिए, नहीं चालू होता है। तो उसी तरीके से आपका जीवन है कि हर चीज के लिए एक लॉ जो है फिक्स है आपके लाइफ के लिए, उसको फॉलो कीजिएगा तभी आप इंजॉय कर पाएगा अपनी लाइफ को। नहीं तो किडनी खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाइएगा। आजकल तो एक बहुत अच्छी बीमारी, माने अच्छी हम बोल रहे हैं, बहुत खराब बीमारी, अच्छी थोड़ी होती है, बहुत खराब बीमारी चल रही है। उससे बच्चा से बूढ़ा तो पहले शिकार था ही, अब पैदा होने वाला बच्चा शिकार हो रहा है साहब। क्या? तो पेशाब लगता है तो पैंठी में हो जाता है। ये हंसने की बात नहीं, ये कॉमन डिजीज हो रहा है। और जानते हैं किस वजह से हो रहा है? सूर्य काउस, वो जो फास्ट फूड आप लोग खा रहे हैं ना, उसी के वजह से। तो आप बोलिए, ऐसा करके आप लाइफ का आनंद ले सकते हैं? हर जगह बेइज्जत हो जाइएगा, पता चला कि पैंटी गीला हो गया आपका, कहीं के जाने के लायक नहीं रहिएगा, या इस उम्र में डायपर पहनना पड़ेगा आपको। कितने शर्म की बात है। हाँ, हम इसलिए सचेत कर रहे हैं आपको, इतनी गंदी बात क्लास में बोल रहे हैं कि ये बोल करके हो सकता है कि आप उससे बचे रह जाइए। आप चना खाइए, भूंजा खाइए, दाल सब्जी रोटी खाइए, ये इसमें आनंद है। फास्ट फूड में क्या आनंद है? जबरदस्ती वाली बात है। चलिए आइए, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। यहां पर 72 में क्या हुआ वो सुन लीजिए। 72 में के साउथ और नॉर्थ इंडिया में झगड़ा हो गया। किस बात का? कि जो पब्लिकेशन हुआ सेंसस का,
तो उसमें जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारत में ज्यादा होने लगी और दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कम। तो समायोजन तो पॉपुलेशन पर हो रहा था ना, तो एक समय आता कि साहब दक्षिण भारत का जो संख्या लोकसभा में होता वो कम हो जाता। तो दक्षिण भारत वाले लोगों ने, राज्यों ने आंदोलन किया। तो ऐसी परिस्थिति में इंदिरा गांधी के समय में 42वां संशोधन होता है। ठीक है, कब होता है? 1976 में। और इसमें कह दिया जाता है कि अब जो भी समायोजन होगा, तो समायोजन भी दो तरीके का होता था। एक तो दो तरीका ये है राज्य के अंदर और राज्यों के बीच, तो उसके अतिरिक्त भी दो प्रकार का समायोजन है। एक समायोजन होगा सीटों के बीच जनसंख्या का समायोजन, और दूसरा समायोजन होगा कि सीट वृद्धि करने पर समायोजन। नहीं समझ रहे बात आप? फिर से समझिए। एक हुआ कि सीटों के बीच में जनसंख्या का समायोजन। तो सीटों के बीच में जनसंख्या का समायोजन का अर्थ हुआ कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय 10 ही लाख एक कंस्टिट्यूंसी की जनसंख्या थी। अब जनसंख्या बढ़ते बढ़ते एक कंस्टिट्यूंसी का अभी निकाल के दिया हमको कि 30 लाख हो गया। तो इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो कंस्टिट्यूंसी का आकार भी बढ़ रहा है। तो हर कंस्टिट्यूंसीज में ये आकार बढ़ेगा। दूसरा कि आकार बढ़ रहा है तो हम क्यों ना सीटों को बढ़ा दें, ताकि हर कंस्टिट्यूंसी में जनसंख्या एक सीमा से अधिक नहीं बढ़े। अब 1 लाख की जनसंख्या पर एक एमपी कर दीजिएगा तो एक एमपी संभव है कि 1 लाख पीपल को देख ले, तो इसीलिए उतना जनसंख्या तो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि लोकसभा के सदस्य की संख्या बढ़ा दीजिएगा, यानी अभी जो 543 से बढ़ा के 700 कर दीजिएगा, तभी 20 लाख 15 लाख एक कंस्टिट्यूंसी में होगा। तो यहां पर दक्षिण के राज्य जो है वो नुकसान में हो जाते कि जनसंख्या के आधार पर अगर सीट बढ़ता तो ज्यादा सीट उत्तर भारत का बढ़ जाता और दक्षिण भारत का कम हो जाता। तो उन लोगों ने जो आवाज उठाई, तो 42nd अमेंडमेंट जो 76 में किया गया, उसमें क्या कह दिया गया कि 1971 पर ही जो है रिकंसिडरेशन होगा। हाँ, उसके बाद जो जनसंख्या होगी उसका नहीं, तो वो हो गया कि ठीक है 1971 में जो है इक्वल है, उसके बाद आपका जो जनसंख्या वृद्धि बढ़ाते रहिए, लोकसभा की संख्या बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया कि इसके कारण जो है वो बहुत सारे लोकसभा की सीट की जनसंख्या अजब अजब ढंग से वृद्धि होने लगी। तब ऐसी परिस्थिति में है वो 92 वाला जो डिलिमिटेशंस कमीशंस बना, तो उसमें सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, बल्कि सीट का रिकंसिडरेशंस किया गया। चलिए ऑर्गेनाइजेशन ही कर देते हैं, हाँ ज्यादा अच्छा है, री ऑर्गेनाइजेशंस किया गया, यानी पुनर्संरचना किया गया। नंबर वही रहे लेकिन इलाका चेंज होता चला गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर चतरा, तो चतरा का पहले जो एरिया था चतरा कंस्टिट्यूंसीज का, उसमें शेरघाटी, इमामगंज, डुमरिया सब शामिल था उसमें, पता है कि नहीं आपको?
और अब इसमें नहीं है। तो अब वो सब कहा, उसका कुछ पार्ट गया कंस्टिट्यूंसी में आ गया, कुछ पार्ट औरंगाबाद में चला गया। तो ये जो चेंजिंग हुआ कंस्टिट्यूंसीज के एरियाज का, वही सिर्फ करने की इजाजत 92 में हुई। फिर आंदोलन तेज हुआ। तो 2002 में जो चीज पारित हुआ वो ये कि 2026 तक कोई लोकसभा के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, ये तय कर दिया गया। 26 के बाद सरकार की मजबूरी है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। अब देखिए, इसीलिए जो नया संसद भवन, बहुत सारे लोगों ने उस संसद भवन पर आलोचना किया, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से निष्पक्षता से सोचिए। अगर हम बार बार आपको ये बात बोलते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल विचारधारा को लेकर के क्लास में मत बैठिए, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर मोदी जी का जो वियस्टा प्रोजेक्ट, जिसकी बहुत आलोचना लोगों ने की, तो आप गौर से देखिए कि 26 के बाद अगर रिकंसिडरेशन कमीशन बैठा और उसे संख्या बढ़ा करके 750 कर दी लोकसभा का, तो क्या अभी के पार्लियामेंट में 750 एमपी की बैठने की जगह थी? तो ये अच्छा कदम न था कि आने वाले समस्या के समाधान के लिए हम पहले ही सचेत हो गए। तो मोदी जी के इस, या हम मोदी जी गलत कह रहे हैं, माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस कदम की क्या आलोचना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या वर्क कह लीजिए जो आने वाले समय के लिए था। या अभी आप लेकर के देखिए, बिहार में सर का जो प्रोग्राम चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव वोटर राइट्स, वोटर का जो छानबीन चल रहा है, ठीक है, तो इसकी बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन निष्पक्ष ढंग से बोलिए कि जो निर्वाचन आयोग ने डेटा दिया है कि 98.2% हमने पॉपुलेशंस को सत्यापित कर लिया, और उसमें 28 लाख ऐसे लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसको हमने डिलीट कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस स्टेट को छोड़ चुके हैं, दूसरे स्टेट में वहां के वोटर बने हुए हैं, तो 2 जगह का वोटर बनना अवैध है, तो हमने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस काम को तो गलत नहीं बोलना चाहिए। ये तो एक रूटीन वर्क है निर्वाचन आयोग का। हर इलेक्शंस के पहले वो वेरिफिकेशंस ऑफ वोटर करता है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो आप ही के संविधान निर्माताओं ने उस बॉडी को प्रदान किया है। तो इस तरीके की बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आप बाहरी बातों के प्रभाव में नहीं आए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है, आपको उसके दृष्टिकोण से सरकार के कामों को तौलना है और देखना है। तो इस तरीके से 226 तो अब आने वाला है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या 221 में सेंसस हुआ है? तो नहीं हुआ है तो फिर कैसे होगा? हाँ, लोग कहते हैं कि 221 में सेंसस इसीलिए जानबूझ के नहीं करवाया गया कि जो समस्या नॉर्थ और साउथ का था वो और विकराल हो गया, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नॉर्थ का साउथ से पहले की भी तुलना में बढ़ गया। तो इस वजह से बवाल नहीं हो, देश में नॉर्थ और साउथ के बीच झगड़ा नहीं पैदा हो जाए, इसीलिए वो सेंसस कराया ही नहीं गया कि 11 के जनगणना पे होगा तो करवा लेंगे। लेकिन ये तो कराना मस्ट है आपको, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये बजाते तौर पे आपको आर्टिकल 82 में लिख दिया गया कि 26 के बाद पुनः समायोजन करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जितना लिमिटेशंस है उतनी तक हम बोलेंगे, ज़्यादा ठीक बात नहीं है।
ये इतना बताना ज़रूरी था आपको। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।